हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में स्वागत है। आज आपके लिए एसके ग्लोबल क्लासेज बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया है, जिसमें हम लोग पूरे 100 प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो बिल्कुल परीक्षा हॉल में बैठने वाली फीलिंग ला देगा। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे सिलेबस के अनुसार प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें हम लोगों का जिस तरह बिहार पुलिस का सिलेबस है, उसमें जैसे कि जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सभी विषयों के सभी प्रश्न शामिल है और कुल मिलाकर 100 प्रश्न शामिल है। ये इसका मतलब ये हुआ कि पूरा प्रैक्टिस सेट जो बोला जाता है, ये नहीं कि आपको आधा अधूरा प्रैक्टिस सेट, आधा जीके दे दूं, कहीं हिंदी दे दूं, कहीं मैथ दे दूं। नहीं, आपको पूरा प्रैक्टिस सेट जो है 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक, इसमें सब पूरे सिलेबस के अनुसार आपको मैं इसी प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा और इसी तरह ये प्रैक्टिस सेट जारी रहेगा। सिर्फ आप लोगों की सहयोग की जरूरत है। और देखिए, मैं आपकी जो बिहार पुलिस सिपाही की जो वर्दी वाली जो जुनून है, उसमें कितना हम आपको आगे लेकर चले जाते हैं। तो ये जितने भी ये जितने भी प्रैक्टिस सेट एसके ग्लोबल क्लासेस बिहार पुलिस के लिए लेकर आएगा, इसको हम पूरे सिलेबस के अनुसार ही बनाए हुए हैं। तो फिर आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, लेकिन अंतिम क्षणों में यही प्रैक्टिस सेट आपको सफलता दिलाने में मददगार साबित होती है। बिना देर किए हुए हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट 1 का अगला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा जितने भी ऑप्शन है उसको मैं पूरा विस्तृत रूप से उतना नहीं समझाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समझाने लगूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जहां-जहां अगर आपको जरूरत पड़े कि नहीं यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकते हैं, वहाँ पर बिल्कुल कराऊँगा, चाहे वो वीडियो लंबा हो या छोटा हो, उससे मतलब नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर आप लोग बताइए। आप लोग जब इसको देखिएगा, तो क्या कीजिएगा, पहले प्रश्न को देखिए, उसके बाद अपने मोबाइल का जो पॉज़ का बटन है उसको दबा लीजिए और उसके बाद इसका आंसर दीजिए। उसको थोड़ा देर रोक कर देखिए कि आप उसको सही जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और अंत में बॉक्स में लिखिए कि आपके 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। और अंतिम में यही जो मार्क्स का जो एनालाइज है, आपके अंदर जो है वर्दी वाली जुनून पैदा कर देगी, जोश पैदा कर देगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है अरस्तु। अरस्तु ने ही सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एयर टैक्सी किस राज्य में आरंभ की गई? भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई? तो देखिए दोस्तों, ये करंट से भी क्वेश्चन यहाँ पर उठा लिया गया है इसमें से। और जहाँ तक करंट अफेयर की सवाल है, तो हमारे ही चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस पर इसका 4 वीडियो जो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के रूप में पड़ा हुआ है करंट अफेयर का। तो वो बिल्कुल देख लें, जिससे आपके करंट अफेयर की जो तैयारी है उसमें काफी मजबूती मिले। यहाँ पर आपको विस्तृत व्याख्या के साथ करंट अफेयर को बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यह हरियाणा जो राज्य है हम लोग के देश में, जो यहाँ पर एयर टैक्सी सेवा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिनके जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षा दिवस मनाते हैं? तो यह जो हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो है, इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षा दिवस मनाते हैं। तो थोड़ा-सा हम लोग देख लें कि ये शिक्षा दिवस कब मनाते हैं। तो शिक्षा दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो शिक्षा दिवस हम लोग मनाते हैं 11 नवंबर को मनाते हैं। 11 नवंबर को मनाते हैं। 11 नवंबर को इसी दिन मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जन्म तिथि है, और इसी जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग शिक्षा दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ हो जाता है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन पैदा करने वाला एक पॉइंट हो जाता है कि ये तो शिक्षा दिवस हो गया, लेकिन इसी में कभी-कभी पूछ लिया जाता है
कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है और ये किनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो दोस्तों शिक्षक दिवस जो है यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह 5 सितंबर को मनाया जाता है और किनके जन्मदिन पर? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्मदिन पर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर। तो इसमें कहीं भी अब जो कंफ्यूजन की जो गुंजाइश है, मुझे नहीं लगता है कि यह बच गई है, ठीक है? और ये डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं, इनके बारे में थोड़ा-सा और जानेंगे, तो ये अपने भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति रहे कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है? और कभी ये पूछ ले कि पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन हमने आप लोगों को यहीं पर करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, यह प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन यह जो थे दोस्तों, यह अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? यह अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर यही परीक्षा में पूछ दे कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी नहीं, सिर्फ अस्थायी यानी कि परमानेंट अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष के बारे में आपको पूछ दे, तो वह जो हो जाएगा, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहा। सर्वप्रथम जो पहले अध्यक्ष रहे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी जो रहे और ये अस्थायी सदस्य थे, यानी कि परमानेंट नहीं थे, लेकिन जो परमानेंट वाले जो अध्यक्ष रहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, म्यांमार देश की राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार देश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा नायपीटा जो है यह म्यांमार देश की राजधानी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यात्री इब्न तूता कहाँ से आया था भारत में, कब कहाँ से आया था भारत में? तो जो भारत में जितने भी विदेशी यात्री आए हुए हैं, उनका एक और मैं पूरा महत्वपूर्ण वीडियो जो है हमारे ही इसके ग्लोबल क्लासेस पर आपको मौजूद है। वो वीडियो देख लेने के बाद में जितने भी भारत में विदेशी यात्री आए हैं, कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, किनके शासन काल में आए हैं, उसमें पूरा डिटेल आपको व्याख्या किया गया है। तो आप वो वीडियो जाकर जरूर देख लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है, यात्री इब्न तूता कहाँ से आया था दोस्तों? तो यह मोरक्को से आया। कहाँ से आया था? तो यह मोरक्को से आया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 51 में है, संविधान का जो अनुच्छेद 51 है, ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह जो संबंधित है नागरिकों का मौलिक कर्तव्य जो है, नागरिकों का मौलिक कर्तव्य जो है, वह संविधान के अनुच्छेद 51 से संबंधित है। और इससे भी संबंधित जो संविधान का जो इंडियन पॉलिटी का वीडियो जो इसके ग्लोबल क्लासेस पर उपलब्ध है, उसको मौलिक कर्तव्य हम लोग का कितना है भारत में और मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में, उसकी पूरी व्याख्या उस वीडियो में की गई है। तो आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर जो है उसमें किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, वो कौन सा अम्ल है जो टमाटर में पाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड जो है वो टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगेय डाल्फिन, यानी कि गंगा डाल्फिन जो है भारत की राष्ट्रीय जलीय जंतु है। तो क्वेश्चन जो है दोस्तों ये किस प्रकार के आपको लग रहे हैं और इसी प्रैक्टिस सेट में पूरे आपको मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें जीके, जीएस, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, इन सारे चीजों को मैं एकदम बिल्कुल समावेशित करके ये पूरा प्रैक्टिस सेट बनाया हूँ और काफी मेहनत से आपके लिए तैयार किया हूँ। तो आप लोग बिल्कुल अपना जो कितना आप लोग सही कर रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आपको पता चल सके और हमें भी पता चल सके कि आपकी जो तैयारी है, कैसी तैयारी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राज तरंगिणी जो पुस्तक के जो लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी जो है ये
किसके बारे में संबंधित है दोस्तों? तो राज तरंगनी जो है यह एक कश्मीरी इतिहासकार जो है, ये राज तरंगनी की पुस्तक के लेखक। तो ये दोस्तों हमने बता दिया, वह एक कश्मीरी इतिहासकार जो थे, वह रात तरंगिणी पुस्तक के लेखक थे। तो वो कौन से ये रात तरंगिणी के लेखक का अगर नाम पूछ दे तो वह दोस्तों यह कलहन हो जाएगा। कलहन ने ही यह रात तरंगिणी नामक पुस्तक लिखी थी। तो यह एक कश्मीरी इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब है, यानी कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है भारत में दोस्तों? तो यह जो है 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः कौन सा जिम्मेवार गैस है, यानी कि जो हम लोगों को ओजोन परत जो है वह पराबैंगनी किरणों से बचाती है। किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से बचाती है। कौन? ओजोन परत। तो इन ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, यानी कि उसमें जो डिक्रीजमेंट हो रही है, उसका जो ह्रास हो रहा है, तो उसमें ये कौन सी गैस जो चारों दी हुई है, इसमें से कौन सा उसका जिम्मेवार गैस है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह CFC हो जाएगा, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका सही हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाता है, सी से हो जाता है ये क्लोरीन, ये हो जाता है क्लोरीन, और यह जो होता है कार्बन, इसी को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और इसका वैपारिक नाम कब पूछ दे, वैपारिक नाम क्या है इसका? तो इसी का वैपारिक नाम जो है दोस्तों फ्रेयॉन कहते हैं। यही जो फ्रेयॉन है, हम लोग के जो रेफ्रिजरेटर जो होते हैं घर में, यानी कि जो फ्रिज व्रिज होते हैं, उसमें प्रयोग फ्रीऑन का किया जाता है एक शीतलक के रूप में। किसका रूप में? शीतलक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, यानी कि जो दिल्ली के जो शासक शेर शाह सूरी हैं उनका मकबरा कहाँ पर है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा सासाराम में। ये बिहार के सासाराम में जो है शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल का लक्षण है, यानी कि रक्त में अगर अधिक मूत्रीय अम्ल बन रहा है तो ये किसका लक्षण है? तो यह गाउट जो होता है, गाउट से संबंधित होता है जो यह लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वह 46 होती है। अगर इस तरह पूछ दे तो यह 23 जोड़ी भी बोल सकते हैं। 23 जोड़ी या 46 जो हो, यह सही जवाब हो जाएगा मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या। देखिए इसमें आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो इतिहास से भी मिल रहे हैं, भूगोल से भी मिलेंगे, नागरिक शास्त्र से भी मिलेंगे, और जितने भी सिलेबस के अनुसार बिल्कुल ये एकदम तैयार किया गया है और काफी मेहनत से दोस्तों तैयार किया गया है। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब इसके ग्लोबल क्लासेज आपके भारी डिमांड पर एकदम बिल्कुल प्रैक्टिस सेट एकदम हमेशा लाते रहेगा, और तब तक लाएगा जब तक आपकी परीक्षा जो है पूरी संपन्न ना हो जाए और आप उसमें अच्छा न कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है। ये जो हेपेटाइटिस बी का जो संक्रमण होता है, यह कैसे होता है दोस्तों? तो यह जो होता है, ये रक्त चढ़ाने से हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है। तो हेपेटाइटिस बी का संक्रमण कैसे होता है? तो रक्त चढ़ाने से होता है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। कितने तारीख को? तो ये 2 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ताजमहल शहर किस शहर में स्थित है? जो ताजमहल है, जो किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो ताजमहल जो है यह आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह आगरा में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है? तो यह जिगर में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? तो यह जिगर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नीति आयोग का जो गठन है कब हुआ था? ये नीति आयोग जो है इसको योजना आयोग की जगह पर लाया गया। किसके जगह पर? योजना आयोग। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, ये लास्ट योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, यह लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 2012 से 2017 तक चली। और यह नीति आयोग का जो गठन है वह 1 जनवरी 2015 को किया गया।
नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया। तो इसका भी जो विस्तृत विश्लेषण है हमारे जो इंडियन पॉलिटी का जो वीडियो है उसमें पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? जो एक गैलन ये एक मापने की इकाई होती है, एक गैलन। ये हमारे घर में जो गैलन होता है उसको मत समझिएगा दोस्तों। यह एक गैलन जो है कितने लीटर के बराबर होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3.785 लीटर के बराबर एक गैलन होता है। कितना होता है? एक गैलन जो होता है ये 3.785 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी? तो श्रीलंका की प्राचीन राजधानी कौन थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुराधापुरम जो थी, वह अनुराधापुरम जो था ये श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अब तो है नहीं, यहाँ पर थे कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जनरल बिपिन रावत साहब जी जो थे, जिनकी एक बहुत ही दुखद हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई। तो वही जो हम लोग थे, ये पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। कौन थे? चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत जी जो थे, यही हम लोग के पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो है भारत के आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? भारत के आजादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लीमेंट एटली जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रथम लोकसभा प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ और जब ये लोकसभा के जब गठन हुई, लोकसभा राज्यसभा ये सब बना, तो लोकसभा के जो सबसे प्रथम अध्यक्ष थे, यानी जो स्पीकर थे, अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वह थे ये जीबी मालवंकर जी जो थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ये जीबी मालवंकर जी जो थे, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, आरटीआई एक्ट 2009 किस वर्ष में लागू किया? तो दोस्तों ये आरटीआई एक्ट जो है ये 2009 में लाया गया, लेकिन इसको लागू जो किया गया यह वर्ष 2010 में किया गया। कब किया गया? तो 2010 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम क्या था? यानी कि ये डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, इसका जो नाम पहले क्या था? तो दोस्तों इसका नाम गैट था, GATT थी। GATT जो था यह डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महावीर का जन्म, महावीर जो स्वामी थे, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो था दोस्तों यह कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। ये क्वेश्चन हम आपको बिल्कुल इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं ताकि अंतिम में जो हिंदी और अंग्रेजी और जो मैथ के क्वेश्चन है वहां पर कहीं कहीं आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत समय ना देना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पीड के रूप में ले चलता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा धीरे चाहिए तो आप अपने जो प्ले बटन है उससे थोड़ा सा उसको धीरे कर लीजिएगा, उसको थोड़ा सा कम कर लीजिएगा नॉर्मल से, तो थोड़ा धीरे हो जाएगा। अगर आपको ये नॉर्मल स्पीड में लग रहा है तो ये इसी स्पीड में देखिएगा, नहीं तो बोलिएगा, अगर कमेंट में कीजिएगा कि नहीं सर बहुत जल्दी जल्दी ये हो रहा है, आप पूरा विस्तार पूर्वक समझाते चलिए, तो वो भी मैं आपके लिए करूंगा। यानी कि आपको जिस तरह समझ में आए, जैसे समझ में आए, उस तरह मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा और जो वर्दी जो है एकदम बिल्कुल उसको दिलवा कर रहूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया? चंपारण आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया? तो यह एम के गांधी जी ने प्रारंभ किया। कब किया था? यह 1917 में किया था। इसके लिए हुआ था दोस्तों, तो यह तीन कथिया प्रणाली जो है इसके खिलाफ हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो यह चंपारण में हुआ था। एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी जो थे ये चंपारण आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है यह 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो यह 1526 ईस्वी में लड़ा गया। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह जो है युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। कौन हुआ था? बाबर विजयी हुआ। ठीक है, ये पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पृथ्वी के जैव मंडल में सम्मिलित होता है, यानी कि पृथ्वी का जो जैव मंडल है उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है? यानी कि पहला ऑप्शन जो है ये वायुमंडल है, दूसरा जल मंडल है, तीसरा स्थल मंडल है। तो इसमें कौन सा शामिल है? तो इसमें दोस्तों ये सभी शामिल है, यानी कि ऑप्शन ए और बी सी और जो है ये तीनों जो है यह जैव मंडल में शामिल है। तीनों ये जैव मंडल में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है दोस्तों, ये किस वर्ष हुई? तो यह 1885 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई थी दोस्तों? तो यह बम्बई में हुई थी। बम्बई में कहाँ पर हुई थी? तो यह जो एक वहां पर महाविद्यालय था, गोकुलदास संस्कृत, गोकुलदास, ये गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, यहीं पर जो है 72 प्रतिनिधियों के साथ 72 प्रतिनिधियों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। और इसके जो संस्थापक थे उसको ए ए एओ हुम एओ हुम जो थे, इसके संस्थापक थे। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। यह एक अंग्रेजी अधिकारी थे, एओ हुम। ठीक है, तो हमने ये सब भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है दोस्तों? तो यह जो होता है यह साल्मोनेला टाइफी जो है, यह साल्मोनेला टाइफी के कारण जो है यह मनुष्य में टाइफाइड बुखार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया? तो दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? तो यह जो है दीन ए इलाही जो धर्म था यह अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह विटामिन सी के कमी से होता है। विटामिन सी के कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से जो अस्थियां कमजोर हो जाती है, विटामिन डी की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। तो ये सारे जो विटामिन से संबंधित जितना भी डिफिशियंसी है, यानी कि कौन से विटामिन के कारण कौन सा रोग होता है और उसके स्रोत क्या है, यानी कि कौन कौन से चीज खाने से वो चीज भरपूर मात्रा में मिलता है, तो इसका भी विटामिन का पूरा एक संपूर्ण वीडियो पूरा एकदम विस्तृत रूप से इसके ग्लोबल क्लासेस के प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध है। और जाकर आप लोग ये जितना भी यहाँ पर वीडियो डाला गया है इसके ग्लोबल क्लासेस पर, उतना ही अपने आप में वो सब वीडियो महत्वपूर्ण है। आप लोग एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा इसको ग्लोबल क्लासेस के होम पेज से, और वो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं वो कितना महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जकार्ता जो है किस देश की राजधानी है? यानी कि जो जकार्ता है वो किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो कौन सा है? जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो ये जकार्ता हो गया। अब हम लोग देख लेंगे ये मलेशिया जो देश है इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी कुआलालंपुर जो है, कुआलालंपुर जो है इसकी राजधानी हो गई, किसकी? मलेशिया की हो गई। थाईलैंड की राजधानी कहाँ हो गई दोस्तों? तो यह बैंकॉक हो गई। मॉरिशस की राजधानी देख लेंगे हम लोग कहाँ पर होगा, तो यह पोर्ट लुइस जो है ये मॉरिशस का राजधानी हो गया। तो जहां जहां क्वेश्चन बन सकते हैं थोड़ा मैं वहां पर विस्तृत रूप से समझा भी दे रहा हूँ।
और इसका जितना भी आपको जिस टॉपिक पर आपको डाउट रहे वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर मुझे इस टॉपिक पर डाउट है। उस टॉपिक पर एक विस्तृत वीडियो मैं जरूर आपको बनाकर प्रोवाइड करूंगा ताकि वो जो आपका डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, जो गीतांजलि की रचना किसने की है? तो गीतांजलि की रचना जो है ये किसने की है दोस्तों? तो गीतांजलि की रचना आर एस टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं, ये गीतांजलि की रचना की। तो यही गीतांजलि के चलते उनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। कब मिला था? तो यह 1913 ईस्वी में इनको जो है गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। किनको? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को। कब मिला? तो 1913 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिल्ली सल्तनत डैश के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया। तो किसके आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया था जो दिल्ली सल्तनत है? तो वह बाबर के आक्रमण के कारण समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ दोस्तों? तो यह बंगाल का जो विभाजन है यह 1905 में हुआ था। अगर यहीं पर पूछ दे कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड कर्जन जो थे, ये उन्हीं के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। और इनका जो कार्यकाल है वह 1899 से लेकर 1900 तक जो है ये लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहा था। तो 1905 में ही ये बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? प्रो कबड्डी लीग जो है इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो यह जो 41 का जो आंसर है वह डी हो जाएगा। यह कब हुई थी? 2014 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है, टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो है वह किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का सी हो जाएगा। ये भागीरथी नदी पर जो है यह टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये भागीरथी नदी पर है। तो भारत की नदियों पर और नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पर है और वो नदियां कहाँ पर जाकर गिरती है, इसके बारे में भी पूरा एक डिटेल वीडियो हमारे इसके ग्लोबल क्लासेस के चैनल पर होम पेज पर उपलब्ध है। आप लोग बिल्कुल जाकर वो भी वीडियो देख लें। और दोस्तों फिर से एक बार कहेंगे आपको कि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और इस वीडियो के अंत में आप लोग अपना मार्क्स जरूर हमें भेजेंगे कि आपको 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, सामान्य स्थिति में पानी किस तापक्रम पर उबलता है? यानी कि सामान्य स्थिति में पानी जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दोस्तों, यह ये देखिए यहाँ पर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो फ़ारेनहाइट में यह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर यह पानी उबलता है। अगर वही सेंटीग्रेड में पूछ दे तो सेंटीग्रेड में जो हो जाता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है। और पानी जमता कितना पर है? पानी जो जमता है वो कितना पर? तो यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जमता है। तो ये तीनों क्वेश्चन हम लोग देख लिए। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तापमान पर जो पानी उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी उबलता है ये सेंटीग्रेड में, और पानी जो जमता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है दोस्तों यह 1 जून जो है, जून में 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो हुमायूंनामा की जो लेखिका थी वो कौन थी? तो वह जो थी वह गुलबदन बेगम जो है, यह यह हुमायूंनामा की लेखिका जो है वह गुलबदन बेगम है। कौन? गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो बिरसा मुंडा जो है वह किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो दोस्तों हो जाएगा, इनका सही जवाब हो जाएगा यह झारखंड से संबंधित है, झारखंड राज्य से संबंधित है। और झारखंड की राजधानी रांची हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक नॉटिकल मील
यह जो नॉटिकल मील है ये कितने किलोमीटर के बराबर होती है, ये नॉटिकल मील जो है ये कितने किलोमीटर के बराबर है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 1.852 किलोमीटर जो है वह एक नॉटिकल मील होता है। कितना होता है? 1.852 किलोमीटर एक नॉटिकल मील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एलपीजी। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम लोग को घर में यूज होता है जो गैस, उसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं दोस्तों? तो इसके जो मुख्य घटक होते हैं वह होता है उसमें मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। क्या होता है? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन जो होता है वो एलपीजी के मुख्य घटक हैं। तो 48 का आंसर भी बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर जो है वो कौन सा है दोस्तों? तो यह है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर जो है दोस्तों ये किसके बराबर होता है? ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको दिए हुए हैं आपको खुद ही देखकर लग रहा है कि परीक्षा के लिए कितने इंपॉर्टेंट है और कितना बार ये क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षाओं में एसएससी, रेलवे, बैंक, आईबीपीएस बहुत सारी परीक्षाओं में यहाँ तक कि बीपीएससी में भी कई बार ये दोस्तों बहुत पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि एक हॉर्स पावर किसके कितने बराबर होते हैं। दिखने को ही ये क्वेश्चन छोटा लग रहा है, तो एक हॉर्स पावर जो है ये 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जहां तक सूर्य से दूरी का प्रश्न है, पृथ्वी किनके बीच में है? यानी कि पृथ्वी कौन से दो ग्रहों के बीच में है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह जो पृथ्वी जो है यह शुक्र और मंगल के बीच में है। कौन कौन से बीच में है? शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में जो है यह अपनी जो पृथ्वी जो है ये शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 है बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया दोस्तों? तो यह जो दिया यह बुद्ध ने पाली भाषा में दिया था। और महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था दोस्तों? तो इसको भी देख लेंगे। यह सारनाथ में सबसे पहला उपदेश जो थे ये महात्मा बुद्ध जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो यह शुक्र जो ग्रह है इसी को हम लोग मॉर्निंग स्टार ग्रह के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग इवनिंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और पृथ्वी की बहन, ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन है सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? यानी कि जो मानव ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? तो यह सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और वही अगर फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये जो फ़ारेनहाइट पर टेम्परेचर जो हो जाता है, कितना हो जाता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बिहार के पानी में किस रसायन का सांद्रण अधिक है? तो जो बिहार राज्य में किस रसायन का सबसे ज्यादा सांद्रण है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये आर्सेनिक जो है इसका सांद्रण सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? जो हुमायूं थे इनका मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हुमायूं का मकबरा जो है यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और यह आगरा में किसका महत्वपूर्ण मकबरा स्थित है? तो आगरा में ही एक सिकंदरा जगह है, आगरा में ही एक सिकंदरा जगह है। यहीं पर महान जो मुगल शासक अकबर जो है, अकबर का जो मकबरा जो है यह आगरा के सिकंदरा में स्थित है। ठीक है। अब थोड़ा सा कभी कभी पूछ लेता है कि बाबर का कहाँ पर मकबरा है? तो बाबर का भी हम लोग देख लेंगे। बाबर का जो मकबरा है वह अफगानिस्तान में स्थित है। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो जहां भी क्वेश्चन बन रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में देते रहूंगा और इसी तरह की बिल्कुल जानकारी आपको इसी चैनल पर देती दी जाएगी एकदम। तो आप लोग बिल्कुल इसके ग्लोबल क्लासेस पर बने रहें, जुड़े रहें और साथ में अपना घर पर तैयारी अच्छे से करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 है कौन सा प्रथम वेद है?
तो यह प्रथम वेद जो है वो कौन सा है? तो यह ऋग्वेद जो है सबसे पहला वेद है। और कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि वेद त्रयी किन-किन तीनों वेदों को मिलाकर बना गया है? तो यह ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिलाकर वेदत्रयी कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद नहीं होता है। कौन-कौन होता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिलाकर वेदत्रयी कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर का जनक कौन-सा है? तो कंप्यूटर का जनक दोस्तों ये कौन से हैं? तो ये महत्वपूर्ण जो है चार्ल्स बेबेज जो हैं, ये कंप्यूटर के जनक हैं। और यहाँ पर ये जो एक और इम्पोर्टेंट कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि जेम्स गोसलिंग जो हैं, ये किसके जनक हैं? तो जेम्स गोसलिंग को हम लोग देख लेंगे, तो जेम्स गोसलिंग जो है, यह जावा प्रोग्राम जो होता है प्रोग्रामिंग में जावा प्रोग्राम, उसके जो जनक है, वो जेम्स गोसलिंग है। डेनिस रीची का जहाँ तक बात हुआ, तो यह जो है सी प्रोग्राम के जनक हैं। सी प्रोग्राम के जो जनक हैं, वो कौन है? डेनिस रीची जो हैं। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया। कब गाया गया था वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में दोस्तों? तो यह जो सत्र जो था, यह 1896 का सत्र था, 1896 का। हम लोगों ने देखा कि वंदे मातरम जो है वह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था, तो ये 1896 ईस्वी में। हाँ, ये सत्र हुआ था आयोजित दोस्तों, तो यह जो हुआ था यह कलकत्ता में आयोजित हुआ था। और इसके अध्यक्ष पूछ लें कि 1896 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उसका सत्र जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे एम रहीमतुल्ला सयानी जो थे, इसके अध्यक्ष थे, किसके? कलकत्ता अधिवेशन के 1896 में जो हुआ था, जहां पर वंदे मातरम जो है पहली बार जो इसको गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अंगूर की खेती को कहते हैं, अंगूर की खेती क्या कहलाती है दोस्तों? तो अंगूर की खेती जो है यह विटीकल्चर कहलाती है। कौन सी कहलाती है? विटीकल्चर कहलाती है। और यहाँ पर एक ऑप्शन देख लें, ये दोनों तीनों देख लें, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रेशम की खेती को क्या कहते हैं दोस्तों? यह जो होता है इसको सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम उत्पादन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? यह फ्लोरिकल्चर कहते हैं। किसको? फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर हो गया। और बागवानी को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसको अच्छे से लिख लें हम लोग, ये हॉर्टी हॉर्टिकल्चर जो है इसको बागवानी को हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तो रेशम उत्पादन सेरीकल्चर, अंगूर की खेती विटीकल्चर, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, बागवानी जो हो गया ये हॉर्टिकल्चर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्म है यह मध्य प्रदेश में हुआ था। और मध्य प्रदेश में भी पूछ ले कि कहाँ पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कब हुआ था? महू में हुआ था। ठीक है। और कब हुआ था? तो यह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को जो है मध्य प्रदेश के महू जिले में ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बैंक नोट प्रेस, ये जो बैंक नोट प्रेस जो है यह कहाँ स्थापित होते हैं? तो बैंक नोट जो प्रेस है यह देवास जो है, देवास में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गन मेटल, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये कई बार का एसएससी रेलवे और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गन मेटल में शामिल होता है। गन मेटल में क्या क्या शामिल होता है दोस्तों? तो इसका जो ये कॉपर हो गया, सीयू जो हो गया, और एसएन की जो मात्रा हो गई वो 10% हो गई, ये 90% हो गई और ये 10% हो गई। सीयू और एसएन की जो मात्रा है 90-10 की रेशियो में होती है गन मेटल में। तो बिल्कुल याद करते रहना है और एकदम बिल्कुल चैनल पर बने रहना है और अपने घर पर एकदम अच्छे से तैयारी करते रहना है सभी किताबों को देखकर। और प्रैक्टिस सेट जो हम ला रहे हैं आपके लिए इसको ईमानदारी पूर्वक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन करने से संबंधित है दोस्तों? तो राष्ट्रपति शासन से जो संबंधित वो अनुच्छेद है वह जो हो जाएगा ये 356 हो जाएगा। तो 356 हो गया। और जो भारत में जितने भी आपातकाल
उपबंध हैं, यानी कि कौन-कौन से यहाँ पर आपका लगाए जाते हैं, उसके बारे में हमारे चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस पर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के नाम से वीडियो उपलब्ध है, जहाँ पर इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानकारी दी गई है। तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कोहरा, जो कोहरा होता है, कोहरा के समय हम लोग डैश के कारण नहीं देख पाते हैं, यानी कि वो कौन-सा कारण होता है जिसके चलते हम लोग कोहरा में अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं, बहुत दूर या बहुत ज़्यादा दूरी तक नहीं देख पाते हैं। तो वह जो होता है दोस्तों, यह प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, इसी के कारण हम लोग कोहरा में हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन सा है? अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हैं, यह अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, अगर एम.के. गांधी यानी कि महात्मा गांधी के भी कभी-कभी क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है कि इनके द्वारा कौन-कौन सा महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा गया था, तो एक दोस्तों इनके द्वारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थी पुस्तक जो हो गया, यह हिंद स्वराज जो पूछ लिया जाता है कि हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया, तो ये महात्मा गांधी यानी कि एम.के. गांधी के द्वारा लिखा गया। और इन्हीं का एक ऐसी किताब है, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत जो है, ये भी किसके द्वारा लिखा गया? ये एम.के. गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। सत्य के साथ प्रयोग जो है, सत्य के प्रयोग जो है, ये भी सत्य के प्रयोग जो है, ये भी है महात्मा गांधी का, यानी कि हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, सत्य का प्रयोग। तो ये 3 महत्वपूर्ण किताबें जो है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में एसएससी, रेलवे, बैंक, ये सभी में ये क्वेश्चन भर-भर के पूछे गए हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब हम लोग देख लें थोड़ा-सा, एक इनकी भी एक पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है, जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी की एक पुस्तक जो है, इनका जो पुस्तक है, नाम है जो है, इनका पुस्तक का जो नाम है, यह डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज, जो एक पुस्तक जो है, इसका लेखक जो है, कौन है? तो जेएम नेहरू जी जो हैं, यह भारत की खोज नामक पुस्तक जो है, इनके द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा को हम लोग देखेंगे, तो महादेवी वर्मा द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, नीलाम्बरा जो है, यह इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण रचना जो है, महादेवी वर्मा द्वारा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कौन से? महादेवी वर्मा के द्वारा। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हैं, सभी लेखकों के द्वारा, यानी कि जो भारत के जो फेमस राष्ट्रीय नेता थे, उनके द्वारा देखा गया। और महादेवी वर्मा तो यह हिंदी साहित्य की काफ़ी नामी-गिरामी हस्ती रही हैं महादेवी वर्मा। इनकी काफ़ी कृतियाँ जो हैं, हिंदी साहित्य में योगदान देती हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था, वह लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। अगर यहीं पर पूछ ले, ये तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हो गया। अगर भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछ ले, भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछ ले, तो यह कौन-सा हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा, लॉर्ड विलियम लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं, यह भारत के पहला गवर्नर जनरल थे। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हो गया, लॉर्ड हेस्टिंग हो गया, और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये जो अब यहाँ हिंदी का सेशन स्टार्ट हो गया। आप लोग प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन अपना देखेंगे बिहार पुलिस का, बिहार पुलिस में जो सिपाही भर्ती परीक्षा, उसकी जो पुरानी जो, यानी कि पीछे की जो आई हुई क्वेश्चन जो हैं, उसमें हिंदी का काफ़ी योगदान रहता है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी को देखते हुए हम भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको लेकर आए हुए हैं, और इसी तरह अंग्रेजी से भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, और मैथ का भी क्वेश्चन आपको अब देखने को मिलेगा। तो इतने सारे महत्वपूर्ण जो चीज़ आपके लिए मैंने बनाया है, इसमें काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, और चुन-चुन कर आपके लिए लाकर ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार करना, ये अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग इस चैनल को एकदम बिल्कुल अ, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना जो मार्क्स जो है, लिखकर पूरे कमेंट बॉक्स को भर दीजिए कि सर मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, मेरा कितना मार्क्स आ रहा है। और जो ये मार्क्स आप लोग बताएँगे, उससे मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी कि आप लोग की तैयारी कितनी अच्छी है।
ये जानकर। तो ये जो है निम्नलिखित के लिए सही विलोम शब्द कौन है? तो ये जो सुधा शब्द है, इसका विलोम शब्द कौन है? तो ये जो चारों में है, सुधा का विलोम कौन सा हो जाएगा? तो सुधा का विलोम जो हो जाता है दोस्तों, ये हलाहल जो है, यह सुधा का विलोम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें निम्नलिखित में प्रयुक्त संधि यानी कि निराधार में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो निराधार में जो दोस्त इसमें प्रयुक्त संधि जो है, यह जो है विसर्ग संधि जो है निराधार में प्रयुक्त हुई है। तो संधि समास और हिंदी में जितने भी टॉपिक बनते हैं, उसको लेकर मैं एक विस्तृत वीडियो इसी चैनल पर आपको बहुत जल्द ही उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, समास और जितने ये संधि हैं और ये जितने महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं, उसका वीडियो मैं बिल्कुल हिंदी का जो एक प्लेलिस्ट बनाकर अपने इस चैनल पर उपलब्ध आपको करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन है? यानी कि जयशंकर प्रसाद जी जो थे, इनकी काव्य भाषा कौन सी है? तो इनकी जो काव्य भाषा जो है, वह खड़ी बोली हिंदी जो है, इनकी काव्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गिरि। गिरि शब्द का शुद्ध बहुवचन क्या है? यानी कि गिरि शब्द का बहुवचन क्या है? तो गिरि शब्द का जो बहुवचन जो है दोस्तों, यह गिरि शब्द का बहुवचन गिरि ही होता है। क्या होता है? गिरि ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्याकरण क्या है? तो व्याकरण क्या है दोस्तों? तो व्याकरण जो है, यह भाषा का नियम है। क्या है? यह हिंदी भाषा का जो नियम है, उसी को हम लोग व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये मुहावरा जो है, आंखों का तारा होना, इस मुहावरे का जो अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? आंखों का तारा होना का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आंखों का तारा होने का मुहावरा जो है, इसका अर्थ होता है प्यारा होना। यानी कि किसी को हम लोग बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आंखों का तारा होना। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए यहाँ पर प्रत्यय की बात की जा रही है, तो दर्शनीय, ये जो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो दर्शनीय जो है, यह यहाँ पर नीय जो है, इस शब्द में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ये नीय प्रत्यय है। तो यह शब्दों के अंत में जो ये शब्दों को अंत में जो लग जाता है, इसी को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें नीय जो प्रत्यय है, ये नीय प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पुनर्जन्म का जो सही संधि विच्छेद जो है, इसका क्या है? तो इसका जो हो जाएगा, पुनः जोड़ जन्म जो है, इसका सही संधि विच्छेद हो गया। ये नहीं होगा पुनर्जन्म, ऐसे ऐसे इसको आप लोग कंफ्यूजन मत मारिएगा। ये पुनः जोड़ जन्म जो हो गया, यह पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? यानी कि सर्वनाम जो शब्द होता है, वो किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? तो ये संज्ञा जो है, संज्ञा के स्थान पर ही हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो संज्ञा जो है, उसी के स्थान पर हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 77, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो जो भाषा है, इसकी सबसे छोटी इकाई कौन है दोस्तों? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है, यह वर्ण होता है। क्या होता है? ये वर्ण जो है, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यह अंग्रेजी का सेक्शन चालू हो गया, ये इंग्लिश का सेक्शन चालू हो गया। देखिए, अब इंग्लिश आप लोग को बिल्कुल वही माहौल दूंगा, जो बिल्कुल आपको प्रतियोगी परीक्षा, जो आपकी जो सिपाही भर्ती परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसको उठा कर देख लीजिएगा। क्वेश्चन इसी टाइप से पूछते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, जीके, जीएस, इन सारी चीजों से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये अब इंग्लिश का सेशन हम लोग देखेंगे, क्या दे रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल अल्टरनेटिव, यानी कि इस जो खाली स्थान की जगह पर ये कौन सा सुटेबल अल्टरनेटिव यहाँ पर लिखा जाएगा? यहाँ पर है वी इट सो दैट, वी में होगा कि माइट होगा कि कैन होगा? तो दोस्तों यहाँ पर ये में जो हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यानी कि वी इट सो दैट वी मे लिव, ठीक है ना? ये यहाँ पर जो अल्टरनेटिव हो गया, ये मे का प्रयोग हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिस डैश द मॉब। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव इसका कौन सा हो जाएगा? द पुलिस डैश द मॉब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यह डिस्पर्स हो जाएगा। ये मॉब मतलब होता है भीड़ होता है दोस्तों, यानी कि द पुलिस डैश द मॉब, तो ये डिस्पर्स होता है। डिस्पर्स मतलब क्या होता है? तो तितर बितर होता है, तितर बितर करना। तो द पुलिस डिस्पर्स द मॉब, तो भीड़ को पुलिस ने तितर बितर कर दिया। ठीक है, तो यही इसका सही जवाब हो गया, ये डिस्पर्स हो गया। क्योंकि ये जो डिसबैंडेड है इसका मतलब होता है भंग करना होता है, तो भंग करना तो होगा ही नहीं, भीड़ को हम लोग भंग थोड़े करते हैं। कोई ये विधानसभा लोकसभा थोड़े है कि इसको भंग कर रहे हैं। ड्रॉप जो है, ड्रॉप का मतलब झुंड होता है, तो झुंड में पक्षियां होती है, शेर होते हैं, आदमी की जो है इसको, ये जो भीड़ जब उपस्थित होती है उसको मॉब कहते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का है स्कैटर्ड जो है, स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ। तो बिखरा हुआ भीड़ थोड़े होता है, भीड़ जमा होता है। तो इसलिए इन सब चीजों में सबसे जो सुटेबल चीज है वह डिस्पर्स जो हो गया, इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वी सेल डैश द रिवर। तो वी सेल डाउन, हम लोग सेल डाउन करते हैं रिवर में, यानी कि जो किसी चीज को खेया जाता है उसके जगह पर सेल डाउन का प्रयोग किया जाता है। तो वी सेल डाउन द रिवर हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। 81 हम लोग देखेंगे। 81 जो है यह, ये वन वर्ड का जो ऑप्शन आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ये पूरे सेंटेंस का एक वन वर्ड में हम लोग को जवाब देना रहता है। तो यहाँ पर है एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, यानी कि जो जानवर जमीन और पानी दोनों पर रहते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों? तो जो जानवर जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं उसको हम लोग एम्फीबियस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबियस, यानी कि इसको उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर जो हिंदी में है इसको कहते हैं। ठीक है, तो उभयचर जो हो गया एम्फीबियस का मीनिंग हो गया। और यहाँ पर देख लेंगे एक्वेरियम जो हो गया ये पानी से ही संबंधित हो गया। एक्वेटिक जो हो गया ये अभी जलीय हो गया। ठीक है, इसका जलीय होता है मीनिंग एक्वेटिक का। और हाइबरनेटर जो होता है यह शीत शीत ऋतु में जो जीव जंतु जो हाइबरनेट करते रहते हैं उसको ये शीत ऋतु से संबंधित है हाइबरनेटर, तो ये नहीं होगा। तो एम्फीबियस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी को उभयचर कहते हैं, जो लैंड और वाटर यानी कि जमीन और पानी दोनों में रह सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 और 83 जो है क्या है इसमें? तो कहता है कि फाइंड द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग गिवन आइटम, यानी कि द सोल्जर वाज काइंड। ये जो द सोल्जर वाज काइंड, ये जो काइंड है इसका अपोजिट मीनिंग देना है, यानी कि विपरार्थक। ये विपरार्थक इसका देना है। तो काइंड का मतलब हम लोग जानते हैं दोस्तों, काइंड मतलब दयालु होता है। तो इसका विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका विपरार्थक शब्द हो जाएगा क्रूएल। क्रूएल मतलब क्या होता है? तो निर्दयी होता है, निर्दयी होता है ये क्रूएल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83। द टीचर वाज हैप्पी विद द स्टूडेंट। तो यहाँ पर हैप्पी के लिए ये जो डैश दिया हुआ है इसका विपरार्थक पूछ रहा है। यहाँ पर इसका विपरार्थक, तो हैप्पी मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? ये हैप्पी मतलब खुश होता है। तो खुश का जो विपरार्थक क्या हो जाएगा? सैड। सैड मतलब क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। तो खुश का दुखी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 84 जो है एनिमल दैट फीड्स ऑन ग्रास। ये भी वन वर्ड इसका देना है, इसका भी वन वर्ड देना है। एनिमल दैट फीड्स ऑन ग्रास जो हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये, यानी कि 84 का जो जवाब हो जाएगा यह हर्बीवोरस होगा, यानी कि इसी का जो हिंदी होता है यह शाकाहारी होता है। जो एनिमल जो घास पात पर उसका खाना रहता है उसको क्या कहते हैं? तो हर्बीवोरस कहते हैं, यानी कि शाकाहारी कहते हैं। ये कार्निवोरस जो हो गया ये तो मांसाहारी हो जाता है। क्या होता है? सॉरी, ये मांसा, थोड़ा सा एक मिनट, मांसा मांसाहारी जो हो जाता है इसको कार्निवोरस, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, इंसेक्टिवोरस ये कीटभक्षी हो जाता है। कीट कीटभक्षी इसको कहते हैं। ओमनीवोरस मतलब होता है सर्वभक्षी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा हर्बीवोरस, यानी कि ये शाकाहारी होता है, जो घास एनिमल खाता है उसको शाकाहारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 की। देखिए अब हिंदी का इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया। तो समाज शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जो समाज शब्द होता है इसका सही मायने में अर्थ क्या होता है दोस्तों?
तो समास का अर्थ जो होता है संक्षेप जो होता है, यानी किसी भी चीज को संक्षेप में लिखते हैं उसी को हम लोग समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। 86 जो हो गया, 86 जो है गया, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो जब दो वर्णों का मेल से उत्पन्न विकार होगा दोस्तों, तो उसी को हम लोग संधि कहते हैं। ये संधि का डिफिनीशन जो हो गया, परिभाषा हो गया कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग संधि कहते हैं। तो संधि, सर्वनाम, विशेषण और समास के बारे में मैं यथासंभव बहुत जल्द ही अपने चैनल पर ये वीडियो एक उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आप लोगों को इसके बारे में भी कोई कंफ्यूजन न रह पाए। तो एक बार फिर मैं कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, और बिल्कुल कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिए कि आपको कितना नंबर इसमें से 100 क्वेश्चन में से आ रहा है, वो अवश्य लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, लोटा डोरी कौन सा समास है? लोटा डोरी में कौन सा समास है दोस्तों? तो लोटा डोरी में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये गलती हो गया है, ये द्वंद्व समास जो है, ये द्वंद्व समास, लोटा डोरी में ये द्वंद्व समास जो है, लोटा डोरी में द्वंद्व समास होता है। कौन से? लोटा डोरी में द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, घुमक्कड़। ये घुमक्कड़ जो है, इसमें कौन सा प्रत्यय होता है? तो घुमक्कड़ में हम लोग जो है, देखिए हम लोग अब थोड़ा सा इसको संधि विच्छेद टाइप से करें तो प्रत्यय का पता चल जाएगा। घुम जोड़ अक्कड़, अक्कड़, अंतिम में क्या रहा है? घुमक अक्कड़, घुमक्कड़। तो यहाँ पर जो है अक्कड़ जो अंतिम में आ रहा है, घुमक्कड़, अक्कड़, तो अक्कड़ जो हो गया, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अम्बु। अम्बु जो शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द है। इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है अम्बु का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल, जो है इसका पर्यायवाची शब्द हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, कृति शब्द का विलोम। ये जो कृति शब्द है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो कृति का दोस्तों जो होता है, ये कई कोई बोला तो इसने कीर्तिमान स्थापित किया है, तो वही कृति की यहाँ पर बात की जा रही है। तो उस कृति का जो विलोम हो जाता है, वह अपकृति जो होता है, उसका विलोम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अब मैथ से क्वेश्चन देखिए आ गया हम लोग का, ये मैथ का सेक्शन आ गया। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके लिए, जो जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में आपके सिलेबस के अनुसार से, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो उस टाइप का मैं क्वेश्चन कराने का आपको कोशिश किया हूँ, एक ओवरव्यू देने का कोशिश किया हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके लिए क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण है, ये हमको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, उनमें से पहली उनमें से सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करना है। 5 विषम संख्या जो हो गया, तो अगर इसको हम बिल्कुल ट्रिक से करेंगे तो हम तो बिल्कुल इसको एकदम तुरंत एकदम बता देंगे कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग कहिएगा कि सर ये तो आप बड़ा जल्दी बता दिए कि ये कैसे हो गया। तो कोई भी विषम संख्या जो हो गया, जैसे विषम संख्या हो गया 1, 3, 5, 7, ऐसे जो संख्याएं होती है, ये विषम संख्या कहलाती है। तो 5 क्रमिक विषम संख्या जो दिया जा रहा है, तो एक्स हो जाएगा, मान लेंगे हम लोग एक्स, एक्स प्लस वन, सॉरी एक्स प्लस टू, क्योंकि एक्स प्लस वन कर लेंगे तो वो सम संख्या हो जाएगी। एक मिनट, एक्स प्लस टू, यानी कि यहाँ पर हम लोग वन ले लेंगे तो वन, थ्री, ठीक है, इस टाइप से चलेगा। एक्स प्लस यहाँ पर क्या ले लेंगे, फोर लिख लेंगे। एक्स प्लस सिक्स तीसरी संख्या हो जाएगी, और ये सॉरी ये वन टू थ्री फोर्थ संख्या हो गई। और एक्स प्लस जो एट है, यह कौन सी संख्या हो जाएगी? पांचवी क्रमिक संख्या हो जाएगी। और इनका औसत पूछ रहा है, तो इनका औसत जो 21 है, तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, और इसका औसत कितना है? 21 है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे एक्स कितना बार आया हुआ है, तो एक्स एक बार आ गया, ये दो बार आ गया, क्योंकि यहाँ से रेड से ले ले रहा हूँ, ये तीन बार आ गया, ये चार बार आ गया, और यहाँ पर पांच बार आ गया, यानी कि एक्स जो है यहाँ पर पांच बार आ गया है। और यह जोड़ में है, तो यहाँ पर 5x प्लस, अब देखिए कितना ये जोड़ में है, दो चार कितना हो गया, 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, 12 प्लस 8 कितना हो गया, यह 20 हो गया। तो 5x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5 बराबर वो 21 हो गया। अब यहाँ पर ये बिल्कुल मैं आपको बच्चे की तरह समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि इसमें से कोई ये ना कहे कि सर हमको ये समझ में नहीं आया है। और जो बच्चे काफी समझदार हैं, वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर देखें, क्योंकि आप ही के जैसे तेज सारे बच्चे नहीं हैं, तो सबको लेकर मुझे चलना पड़ता है। तो 5x प्लस 20 बराबर 21 इंटू 5, यहाँ से ये 5 इधर गुना हो जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा, 21 इंटू 5 करेंगे हम लोग तो 105 हो जाएगा, और यह 5x प्लस 20 हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 105 माइनस 20, ये जो 20 है इधर आ जाएगा। तो 105 में से 20 हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, घटाने पर 85 आ जाएगा। तो 5x बराबर 85, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 85/5। तो इसको घटाएंगे तो हम लोग का 17 जो हो गया। तो इसका जो 17 जो हो गया वह आंसर 17 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग पहले। राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कितने थे, 36%। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। यानी कि 36% पर पास है, लेकिन राम जो है उसको 24% अंक मिला और 9 अंकों से वो अनुत्तीर्ण रह गया। यानी कि 9 अंक 24% जो प्राप्त किया उसमें 9 अंक और प्राप्त कर लेता तो वह उत्तीर्ण हो जाते, लेकिन 9 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो वो जो परीक्षा थी वो कितना की रही होगी। तो इसको अगर हम लोग ट्रिक से देखेंगे तो इसको तुरंत हम बना देंगे। तो ट्रिक से बनाने पर देखिए, यहाँ पर ट्रिक से अगर ट्रिक्स वाला अगर मेथड लगाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 36% है, यहाँ पर 24% है। गैप कितना का दोनों का रह रहा है, तो यह गैप रह रहा है 12% का। और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण रह रहा है, यही जो 12 बचेगा उतना ही से ना अनुत्तीर्ण रहेगा दोस्त। तो यह 12% जो है 9 के बराबर है। तो अब इसको 100% पर हम लोग निकाल लेंगे। तो 100% पर निकालेंगे जो, तो इसका हो जाएगा 9/12 गुने जो 100 है इसका हो जाएगा। तो यह 3×3 = 9, 3×4 = 12 और यह 25। यानी कि 75% जो है, चूंकि कोई भी जो परीक्षा का पूर्णांक होगा वो अपने आप में 100% रहेगा, चाहे वो कितना का भी रहे। ठीक है, तो इसका 75% जो है सही पूर्णांक, ये 75 नंबर का जो है 75% बोल रहे हैं, ये 75 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 75 नंबर का वो रहा। लेकिन हम लोग इसको सब किसी को लेकर हम लोग को चलना है, तो थोड़ा सा हम लोग ऐसे देख लेंगे जो कन्वेंशनल मेथड जो होगी, यानी कि जो सब लोग बना सकते हैं जिस मेथड से, वह है बिल्कुल समझाने वाला मेथड। तो x का 36%, यानी कि जो फुल जो पूर्णांक रहा होगा उसका 36% से हम लोग का पास होता है। अब यहाँ पर देख लेंगे कितना पास किया, कितना नंबर लाया। तो x का 24% नंबर लाया, लेकिन यह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो यहाँ पर जब हम लोग 36% उत्तीर्ण का ले रहे हैं, तो यहाँ पर उत्तीर्ण कराने के लिए इसमें 9 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, उत्तीर्ण कराने के लिए 9 जोड़ेंगे, तो दोनों उत्तीर्ण जो है दोनों बगल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 36x/100 और यहाँ पर हो जाएगा 24x/100 जोड़ 9। तो इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो 100 जो हो जाएगा नीचे हो जाएगा, 36x माइनस 24x हो जाएगा बराबर 9 हो जाएगा। तो 36 में से 12 घटा, यहाँ पर 36 में से ये 24 घटा, 12 बच गया। 12x/100 बराबर 9। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा। अब x बराबर यहाँ पर तो हम लोग समझ सकते हैं, 100 गुने 9/12, ये ऐसे हो जाता है, ये तो सब कोई जानता है। और इसका 12 हो जाएगा। तो 3×3 = 9, 3×4 = 12 और 4 से ये 25 कट जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यह जो x है, x का मान 75 यहाँ दिया गया। ट्रिक्स जो है इस तरह के देख लेने से ट्रिक से तुरंत बन जाएगा, और इस तरह भी बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दोस्त समय लगता है इसके लिए। तो मैथ के लिए हम आपको बहुत जल्द ही, चूंकि ये चैनल अभी नया है, तो बहुत जल्द ही इस पर मैं आपको मैथ का भी वीडियो इसी चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, और बिल्कुल इसी तरह ट्रिक्स के साथ और सिंपल जो सरल मेथड है दोनों के साथ बिल्कुल ऐसा बताऊंगा कि वो आपके दिमाग से कभी भूले नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 घंटियां क्रमशः 4 सेकेंड, 6 सेकेंड और 8 सेकेंड के अंतराल में बजती है। यदि 11 बजे वो एक साथ बजती है तो दोबारा यह तीनों कितने एक साथ बजेगी। यानी कि 3 घंटी जो है यह क्रमशः अंतराल में 4, 6 और 8 सेकेंड के अंतराल में बजती है, और 11 बजे एक साथ बजी है। तो ये पूछ रहा है कि ये तीनों एक साथ अब अगली बार कब बजेगी। तो जब दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसमें इसमें करना कुछ नहीं रहता है। इसमें सिंपली जो ये सेकंड जो दिए हुए हैं, यहाँ पर 4 सेकंड, 6 सेकंड और 8 का, इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे। तो एलसीएम हम लोग कर लें यहाँ पर। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लें। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये 12 दूनी 24।
तो ये जो 24 है हम लोग देखिए ये सेकंड में है, तो ये सेकंड हम लोग का हो गया, क्या हो गया? ये 24 जो सेकंड हो गया। इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो जो ऊपर कितने घंटे या कितने सेकंड के बाद बजती है या कितने घंटे के बाद क्रमशः बजती है, तो घंटा रहेगा तो यहाँ पर घंटा रहेगा, सेकंड रहेगा तो सेकंड यहाँ पर लिखेंगे। तो सेकंड हुआ तो सेकंड हम लोग लिख लिए। तो 24 सेकंड हो गया, यानी कि वो घंटी जो है अब 24 सेकंड के बाद दोबारा एक साथ बजेगी। हम लोग 4 6 8 का लघुत्तम निकाल लिया। तो वो जो कितना बजे, 11 बजे बजी है यहाँ पर, तो अब कितना बजे बजेगी दोस्तों? तो 11 बजकर 24 सेकंड पर जो है यह ये दोबारा जो है तीनों घंटियां जो है एक साथ बजेगी। कितना बजकर? 11 बजकर 24 सेकंड पर, ठीक है। तो इसका सही जवाब ये ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बुलवाने के लिए 11 बजकर 24 मिनट भी दे दिया है, तो इसको जल्दीबाजी में हम लोग गलत न लगाएंगे दोस्त, क्योंकि होता ये है कि परीक्षा में हम लोग क्वेश्चन का आंसर तो सही ला देते हैं, लेकिन घबरा कर बनाने में हम लोग गलत आंसर उसका टिक कर देते हैं। सही बनाते हैं और गलत ऑप्शन टिक कर जाते हैं, और वहीं से दोस्त हम लोग का एक नंबर कट जाता है, जो कि देखने के बाद काफी बाद में काफी अफसोस आता है कि इतना आसान क्वेश्चन हम लोगों ने गलत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है। एक घड़ी को 64 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई, तो उसे 100 रुपया पर बेचने में कितने परसेंट का लाभ होगा? तो ये भी दोस्तों ट्रिक्स पर एकदम बिल्कुल तुरंत बन जाएगा, लेकिन हम आप सभी लोग को समझाने के लिए बिल्कुल ही सरल तरीका से जिस तरह आपको समझ में आ जाए उसको लेकर हम लोग देखेंगे। तो ये 64 रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा इसका 64 हो जाएगा। हानि इसको कितना हो रहा है 64 रुपए में बेचने पर? 20% की हानि हो रही है। तो पहले हम लोग इसका क्रय मूल्य निकाल लें। क्या निकाल लें? क्रय मूल्य निकाल लें। तो क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों? क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुने 100। यहाँ पर हानि हो रही है तो इसलिए 100 माइनस हानि हो गया। यही क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला हो जाता है दोस्त। अगर लाभ होता तो यहाँ पर 100 प्लस लाभ हो जाता। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है? 64 है। ये 100 हो गया, और हानि कितना है? 100 माइनस कितना परसेंट की हानि हो रही है? तो 20 की हानि हो रही है। तो 64 गुने 100 बटा 80 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, 8 से 8 कटे 64 हो गया, 10 8 80 जो हो गया, यानी कि 80 रुपया जो है उसका क्रय मूल्य हुआ, और बेच रहा है 64 रुपया में, तो उसको 20% हानि हो रहा है। नेक्स्ट इसका अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसे 100 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो पहले हम लोग लाभ देखिए कितना का हो रहा है। तो लाभ जो है 100 रुपया में बेच रहा है, और 80 रुपया में इसको क्रय मूल्य इसका है, तो यहाँ पर 20 रुपए का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों? 20 रुपए का लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो यह होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य जो होता है, यह लाभ परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो लाभ कितना हो रहा है? 100 रुपया। 100 रुपया में बेचा और 80 रुपया में खरीदा हुआ है, यहाँ पर क्रय मूल्य उसका निकाल लिया हम लोग। तो 20 गुने 100 बटा 80 हम लोग कर देंगे, और ये 20 चौका 80 और 4 25 100 हो गया, यानी कि 25% जो हो गया उसको, अगर वो 100 रुपए में बेचेगा तो यह जो 25% जो है उसको लाभ होगा। कितना होगा? 25% उसको लाभ होगा दोस्तों। तो आशा करते हैं कि मेरा ये जो समझाने का तरीका है आपको काफी पसंद में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा, मैं दूसरे मेथड से भी इसको बनाऊंगा। इसको बहुत सारे मेथड से बनाया जा सकता है। तो ये आपको सरल विधि हो गया, जिससे आपको सब लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है। 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक फॉर्मूला आता है मध्य समानुपाती निकालने का, जो फॉर्मूला ही होता है वह होता है मध्य समानुपाती बराबर अंडर रूट ए बी होता है। यानी कि ए मतलब ये हो गया, ए बराबर यहाँ पर 9 हो गया, और बी बराबर 16 हो गया। तो अंडर रूट 9 गुने 16 जब हम लोग करेंगे, तो 16 में 9 से गुना करेंगे तो हम लोग 16 44 होता है, यानी 144 हो जाता है। और 144 का जो रूट होता है वह वर्गमूल जो निकालेंगे हम लोग तो 12 बच जाता है। तो 9 और 16 का मध्य समानुपाती क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह 12 जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोग कितने एकदम बिल्कुल ही सरल तरीका से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। कहीं भी ऐसा तरीका मैं नहीं अपना रहा हूँ कि जो बिल्कुल आपके ऊपर ऊपर से उड़ जाए और आप कहिए कि सर मुझे तो ये समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
96 है। चार संख्याओं में प्रथम तीन का औसत 15 है तथा अंतिम तीन का औसत ये जो 16 है। ठीक है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या है? तो मैथ का क्वेश्चन जब भी हम दोस्त बनाएंगे तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? एक पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या है, एक तीसरी है और एक चौथी है। तो ये जो पहली तीन है इसका औसत जो कितना है? 15 है। तो पहली तीन का जो औसत जो है तो इसका पहली तीन का योग निकाल लेंगे हम लोग। तो पहली तीन का जो योग हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये इतना पहली दूसरी तीसरी बट्टा तीन बराबर 15 कर देंगे। इसी तरह ना औसत हम लोग निकालते हैं जी। इसका बट्टा में तीन कर देंगे, तीन है तो और बराबर 15। तो ये तीन गुने जब 15 करेंगे तो हम लोग इसका योग जो हो जाएगा पहले तीन का 45 हो जाएगा। उसी तरह अंतिम तीन का जो योग निकालेंगे हम लोग, अंतिम तीन संख्याओं का जो योग है, अंतिम तीन का योग क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अंतिम तीन के लिए फिर तीन हो जाएगा, लेकिन अंतिम तीन का योग क्या है? ये औसत 16 है। तो 16 तिया 48 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो 16 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि पूछ रहा है कि यदि अंतिम संख्या 19 है, यानी कि जो ये अगर हम लोग तीन अंतिम निकालेंगे इसमें कौन कौन सा होगा? देखिए रेड से थोड़ा सा ले लेना है इसको। अंतिम हो जाएगा दूसरी, तीसरी और चौथी। तो ये तीनों का जो योग है 48 हो गया। इसमें चौथी संख्या का मान 19 दिया हुआ है। तो ये अगर हम लोग 48 में से अगर 19 हम लोग हटा लेंगे तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योग हम लोग को पता चल जाएगा। दूसरी और तीसरी का योग निकल जाएगा। तो 48 में से 19 हम लोग हटा लेंगे तो बच जाएगा 29। ये किसका किसका योग हो जाएगा? दूसरी और तीसरी का। और यहाँ पर हम लोग से पूछ रहा है प्रथम संख्या। तो दूसरी और तीसरी का हम लोग का यहाँ पर योग जब मिल गया तो हम लोग को पहली संख्या निकालना कितना आसान हो जाएगा दोस्तों। तो दूसरी तीसरी का योग 29 हो गया। ठीक है। तो पहली का योग निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे? पहली का निकालने के लिए तो पहली तीनों का योग कितना है? 45 है। तो इसी 45 में से अगर हम लोग ये 29 घटा लेंगे तो हम लोग का पहली संख्या नहीं निकल जाएगा दोस्त? निकल जाएगा। तो आपको समझ में आया कि नहीं? चलिए मैं फिर से समझा देता हूँ इसको। पहली तीन का योग पहली दूसरी तीसरी का 3 गुने 15 हम लोग कर दिए तो ये 45 हो गया। अंतिम तीन का दूसरी तीसरी यानी चौथी का योग 3 गुने 16 कर दिए 48 हो गया। तो ये अंतिम तीन का योग में कौन कौन से है? दूसरी तीसरी और चौथी है। और चौथी संख्या यहाँ पर यानी जो अंतिम संख्या है ये 19 दी हुई है। तो ये तीनों का योग जब 48 में से हम लोग 19 निकाल लेंगे तो दूसरी और तीसरी का हम लोग का टोटल योग निकल जाएगा। किसका योग निकल जाएगा? दूसरी और तीसरी का योग निकल जाएगा। तो दूसरी और तीसरी का योग 48 में से 19 घटा लिए हम लोग तो ये 19 बच गया। तो जब ये 19 बच जाएगा तो फिर हम लोग इस वाले में लेकर चले आएंगे। इसमें है पहली दूसरी और तीसरी का ये तीनों का योग 45 है। तो ये जब इसमें दूसरी और तीसरी का हम लोग को मालूम चल गया 29 है। तो 45 में से 29 हम लोग हटा लेंगे तो पहली संख्या निकल जाएगी कि नहीं दोस्तों? देखिए कितना आसानी से हम लोग निकल गया। तो इसको हम लोग देख लेंगे और मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर तरीका आप लोगों को बताने का हो सकता है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसको बिल्कुल अगले सेशन में बता दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 97 क्वेश्चन है। 97 है। रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल से वापस घर लौट आता है। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताएं। तो दोस्तों जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए यानी कि कोई व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर जाता है यानी निश्चित स्थान पर जाता है। ठीक है। किसी अपने चाल नियत चाल चाल से जाता है और उसी स्थान से फिर अपने पुनः प्रारंभिक स्थान पर आता है। यानी कि प्रारंभिक से निश्चित स्थान पर जाता है और फिर निश्चित से प्रारंभिक स्थान पर आता है। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर करना ये रहता है, उसका एक फॉर्मूला होता है जो औसत चाल निकालने का। ये बिल्कुल ही एकदम रामबाण जो ट्रिक बोला जाता है औसत चाल निकालने का, यह 2 गुने पहली चाल गुने दूसरी चाल, ठीक है, बटा पहली चाल
जोड़ दूसरी चाल, ठीक है, ये दूसरी चाल हो गया। तो यहाँ पर पहली चाल क्या हो गया दोस्त? तो पहली चाल यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या लिखेंगे? 2 गुने 30 लिख देंगे। दूसरी चाल कितनी है? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 गुने 30 गुने 60 लिख देंगे। और नीचे क्या है? पहली चाल जोड़ दूसरी चाल, यानी कि 30 जोड़ 60। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 गुने 30 गुने 60 बटा 90 हो गया, तो 30 तिहाई 90 हो जाता है, और 3 बिसैया 60 हो जाता है, और 20 दूनी 40 जो हो गया, तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो गया, यही इसका औसत चाल हो गया। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक बार और बता देता हूँ। इसमें औसत चाल निकालने के लिए हम लोग देखेंगे पहले कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पहले देख लेंगे कि क्वेश्चन है कहाँ पर आ रहा है, कोई निश्चित स्थान पर रहता है, फिर वहीं से आता है। तो इसको जब ऐसे देखेंगे और औसत चाल निकालने के लिए वहां पर बोलेगा, तो उसमें तुरंत एक फॉर्मूला लगा देंगे। 2 गुने पहली चाल गुने दूसरी चाल बटा पहली चाल जोड़ दूसरी चाल। और पहली चाल और दूसरी चाल कुछ भी हो, उसको यहाँ पर पहली चाल और दूसरी चाल की जगह पर लिख लेंगे। तो 2 गुना हो गया यहाँ पर, और पहली चाल 30 है, 30 लिख दिए हम लोग। 60 दूसरी चाल है, 60 लिख दिए, और 30 प्लस 60 नीचे हम लोग पहली चाल दूसरी चाल को जोड़ रहे हैं, और इसी को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग का आंसर आ जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, एक आदमी दूध को क्रयमूल्य पर बेचने का वादा करता है, यानी कि अपने क्रयमूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह इसमें पानी मिला देता है। तो ये निश्चित ही सोचने वाली बात है दोस्तों, कि जब क्रयमूल्य पर बेचेगा तो कोई काम अपने फायदे के लिए करता है, तो कोई जब दुकानदार कहता है कि भाई हम अपने खरीदारी पर ही इसको बेच रहे हैं, तो उसमें जरूर सोच लीजिए कि इसमें कुछ ना कुछ जरूर लफड़ा है इसमें। तो यहाँ पर दे रहा है कि एक आदमी दूध को क्रयमूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु इसमें पानी मिलाता है और 25% का लाभ कमाता है। कितना प्रतिशत का? 25% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि उस मिश्रण में इसने कितना पानी मिलाया है, उस आदमी ने कितना पानी मिलाया है कि 25% उसको लाभ कमा रहा है। तो इसको कैसे बना? तो इसका सिंपल तरीका जो है दोस्तों, इसको हम लोग 25% का लाभ हो रहा है, तो इसको रेशियो मेथड से बता देंगे। तो 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25/100 लिखते हैं। तो 25 से हम लोग 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो दोस्तों यही जो 1/4 हो गया, इसी में हम लोग का दूध और पानी छिपा हुआ है। तो ये जो 4 हो गया, ये दूध हो गया, और एक हिस्सा जो है इसमें पानी हो गया। ठीक है, 1/4 जो हो गया, ये एक जो ऊपर हो गया ये पानी हो गया, ये दूध हो गया। हम लोग एक्स वाई जेड मानकर इसमें कुछ बनाएंगे तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सीधा हम लोग देखेंगे कितना उसका लाभ हो रहा है, और उसको रेशियो में तोड़ लेंगे, यानी कि उसको पूर्णांक में 1/4 हो गया, 1/4 ये हो गया। ठीक है, रेशियो में तोड़ने के बाद तो ये पानी और दूध का जो रेशियो है कितना हो जाएगा? पानी और दूध का रेशियो 4 अनुपात, सॉरी, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा उल्टा हम लोगों ने लिख दिया। दूध और पानी का रेशियो लिखने थे, पानी तो बात तो एक ही हुआ। दूध और पानी का जो रेशियो है कितना हो गया? 4:1 का रेशियो हो गया। अब पूछ क्या रहा है कि मिश्रण में पानी का प्रतिशत। तो मिश्रण दोस्तों कितना हो गया? ये टोटल मिश्रण कितना हो गया? ये 4 है और 1 है, तो ये बट्टा में 5 लिख देंगे। और पूछ रहा है पानी का प्रतिशत, पानी का, तो पानी यहाँ पर कितना है? 1 है, तो 1/5 कर देंगे। अगर यहीं पर दूध का प्रतिशत पूछता तो ये 4/5 कर देते, लेकिन यहाँ पर पानी का पूछ रहा है, तो पानी यहाँ पर एक हिस्सा है, तो पानी हम लोग 1 लिखेंगे यहाँ पर। तो 1/5 गुने जब 100 कर देंगे, यानी कि कोई भी मिश्रण अपने आप में 100% होता है, तो 5 से हम लोग घटाएंगे तो ये 5 बिसैया 100 हो जाता है, और 20% जो हो गया, यही मिश्रण में, यानी कि उस आदमी ने 20% वो पानी मिलाया है उसमें, जिससे उसको 25% का लाभ हो रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का सी हो जाएगा, यानी कि 20% जो हो गया, इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 99 है, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों विषय में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए?
तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे 35% था। इसको हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से खूब बढ़िया से बना लेंगे। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से देखिए, थोड़ा सा मेरा डायग्राम ये अच्छा नहीं बन पा रहा है, तो इसको आप लोग सीरियसली नहीं लीजिएगा। हम इसको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऐसे बन गया, ठीक है। ठीक है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो ये हो गया हम लोग का गणित हो गया, ये गणित हो गया। गणित में जो फेल हुए, यहाँ पर हो गए अंग्रेजी में फेल हो गए। और ये जो दोनों का इंटरसेक्शन होता है, दोनों का जो ये कटान बिंदु के बीच में ये जगह बच रहा है, ये जो हो जाएगा दोनों विषयों में फेल, ये दोनों विषयों में फेल। ठीक है, तो दोनों विषयों में फेल। देखिए, कभी भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले दो चीज ध्यान रखेंगे कि कभी भी हम लोग को दोनों में पास या दोनों में फेल कितना हुए, उसको यहाँ पर लिखना है। कभी हम लोग का ये डायग्राम जो है वो सही होगा। अगर पहले लिख दिए तो वो हो जाएगा हम लोग का गलती। तो दोनों में फेल कितना हुए, 10 हुए। और गणित में फेल कितना हो रहे हैं, तो यहाँ पर 35 है। तो 35 जो है ये इसी के अंदर है दोस्त। तो 10 तो पहले ही फेल कर गए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 में से 10 घटा लेंगे। अब यहाँ पर 25 और 10 ये गणित में फेल हो गए टोटल। और यहाँ पर अंग्रेजी में देखेंगे तो 10 पहले से है और 25% है, तो यहाँ पर 15 और लिख देंगे। तो हम लोग का ये 15 10 25 ये पूरा सर्किल हो जाएगा। तो ये जो सर्किल के अंदर जो होता है, इसी को हम लोग टोटल परसेंट में लिखेंगे। न कि यहाँ पर लिख देंगे 35 लिख देंगे या यहाँ पर 25 लिख देंगे, तो वो गलती हो जाएगा। उसको उस तरीका से बनाएंगे तो वो दूसरा तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से आसानी से बना लेंगे। तो गणित में फेल 25 यहाँ पर, और ये अंग्रेजी में फेल 15 हुए, और दोनों में फेल 10 हो गए। अब पूछ रहा है कि दोनों विषय में फेल हुए कितने प्रतिशत दोनों पास हुए। 10% छात्र दोनों विषय में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए। तो सबसे पहले हम लोग फेल कितना टोटल हुआ ये देख लेंगे। तो ये 25%, ये भी 10% और ये 15। तो फेल कितना हुआ टोटल, यानी कि कुल फेल जो है, कुल फेल परसेंट जो हो गया वो कितना हो गया, 25 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 15 हो गया। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 50% आ जा रहा है। 25 10 35 और 15 50%। तो 50% फेल हो गए। तो कभी भी परीक्षा में जब पास होते हैं दोस्त, तो कभी भी कोई भी परसेंटेज चीज होता है वह 100 पर होता है। तो यानी कि 100% में 50% फेल है, तो कुल पास कितना हो जाएगा, कितना प्रतिशत पास हो गया, कुल प्रतिशत पास जो हो गया। 50% फेल है, तो 100 में से 50% घटा लेंगे, तो ये 50% जो हो गया, ये पास का रेशियो हो गया। यानी कि 50% जो है वो फेल हुए और 50% जो है वो पास हो गए। तो ये कितना हो गए, कुल परसेंटेज पास जो है कितना हो गया दोनों में, ये कुल कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए। तो दोनों में जो पास परसेंटेज है दोस्तों, वो 50% हो गया। चूंकि दोनों में ये फेल और कुल फेल हम लोग निकाल लिए 50%, और 100% में से हम लोग 50 घटा लेंगे तो 50% जो हो गया वो दोनों में पास हो गए। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। तो देखिए, आज का जो सेट देखने के बाद ही आपको पता चल रहा होगा कि यह सेट कितना महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कि यानी कि पूरे मैथ, हिंदी, अंग्रेजी और सभी चीजों को मिला प्रैक्टिस करते हैं, तो वो परीक्षा में जिस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा वो वही फीलिंग आएगा। और अलग थलग इसको हम कर कर बताएंगे तो थोड़ा लगेगा कि ये जीके अलग हो गया, जीएस अलग हो गया, मैथ अलग हो गया, रीजनिंग अलग, ये रीजनिंग बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें अलग अलग हो गई। तो एक में जो करके जो प्रैक्टिस सेट करने का, सॉल्व करने का जो जो आनंद है, वह अपने आप में एक खुशी अनुभूति देता है। और परीक्षा में जब हम लोग बैठते हैं तो एक पूर्ण विश्वास के साथ बैठते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए जब भी छोटी से छोटी की बात आ जाए, तो वहां पर हम लोग का दिमाग तुरंत लघुत्तम समापवर्तक पर दौड़ा देना है। तो पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12 15 21 36 और 38 से भाग देने पर 7 शेष बचेंगे। तो हम क्या बोले अभी, हम लोग बोले कि जब भी छोटी सी छोटी संख्या की बात आए तो हम लोग लघुत्तम पर दिमाग दौड़ा देंगे। किसका, जो जिससे दिया हुआ है
तो क्या-क्या दिया हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है और 48 दिया हुआ है। तो इसका लघुत्तम हम लोग सिंपली निकाल लें, तो 2 छक 12, ये 15 तो कटेगा नहीं, 21 भी नहीं कटेगा, 18 दूनी 26, 36 और ये 24 दूनी 48 हो गया। फिर ये 2 से कटेगा, चूँकि लघुत्तम निकालना तो आशा करते हैं कि आपको आता ही होगा। ये 2 तिया 6, ये 15 का 15 रह जाएगा, ये 21 भी नहीं कटेगा, 2 नवा 18, 2 12 24। अब यहाँ पर देखिए 2 से कटने वाला 2 अंक नहीं, इसलिए 2 से ये नहीं कटेगा। अब हम लोग 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 साते 21, 3 तिरिके 9 और 3 चौके 12। अब देख लेंगे कि यहाँ पर कोई भी संख्या जो 2 नहीं है, जो जिससे हम लोग उसको आगे लघुत्तम में भाग दें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो अब इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालते कैसे हैं? तो यह 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 3 गुने 4, ये 2 2 3 5 7 3 4। तो 2 दूनी 4, तिया 12, 12 पाँचे 60 और 60 में 7 से गुना करेंगे तो 420 हो जाएगा। और 420 में 3 से गुना करेंगे तो ये दोस्तों 420 तिया, हाँ, 1260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1260 हो जाएगा। और 1260 में 4 से गुना करेंगे, ये 4 जो अंतिम बचा हुआ है, तो यह हो जाएगा 5040 हो जाएगा। यानी कि इस सबको गुना करेंगे तो हम लोग 5040 जो है ये आ जाएगा। आप लोग थोड़ा गुना करके देख लीजिएगा, यही आना चाहिए, यही आएगा, 5040 आएगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कि 7 देने पर 7 शेष बच जाता है। तो यह तो हो गया, ये तो पूरा-पूरा कट जाने वाली बात। लेकिन हम लोग को 7 शेष बचाना है, तो वो कौन-सी छोटी संख्या होगी? तो इसमें जब हम लोग 7 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे? 7 जोड़ देंगे, तो यही वह संख्या हो जाएगी, छोटी से छोटी संख्या 5047, जो है जिसमें सभी से भाग लग जाएगा। और भाग देने पर 7 शेष बचेगा, कितना से? 12, 15, 21, 36 और 48, सभी से भाग देंगे तो उसका शेष शेष जो है वह 7 बचेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, यह 5047 यानी 5047 जो हो गया, इसका सही जवाब हो गया। तो आशा करते हैं दोस्त कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होंगी। और मेरा ये जो आज का सेशन है, आप लोग कैसा लगा? आज का जो प्रैक्टिस सेट आप लोग को कैसा लगा? और आशा करते हैं कि ये बहुत अच्छा आप लोग को लगा होगा। और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आप लोग चाहते हैं कि और हमको सर कराएं, तो बिल्कुल मेरे कमेंट बॉक्स को बिल्कुल भर दीजिए सर कि मुझे और प्रैक्टिस चाहिए। बिल्कुल कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस प्रैक्टिस सेट का लाभ उठा सके। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो आज के लिए जय हिंद दोस्तों।